बर्फ़ की सिल्ली पर लेटाकर मारना, कभी उल्टा लटकाकर मारना, कभी उसको इतना मारा जाता है कि उसके हाथ पैर सुझा दिए जाते हैं, कभी लाठी से मारना, कभी डंडों से मारा जाता है। तो क्या ये सब चीज़ें सही है? क्या ये सच में होता है? पहले दोस्तों आप ये जानिए, आपके पास जो फंडामेंटल राइट है वो सभी के पास है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक इंसान के पास है। आर्टिकल 14 बोलता है कि सब लोग बराबर हैं और सबके पास एक जैसा अधिकार है। कानून की नज़र में सब बराबर है। कानून की नज़र में ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है या उस पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसे मारा पीटा नहीं जाता है, उसे सिर्फ अरेस्ट किया जाता है। अगर मार पीट करके ही पुलिस वालों को उनसे सवाल पूछना है या फिर उनसे मार पीट कर ही पूछताछ करनी होती है तो ऐसे में पुलिस की भर्ती नहीं होगी। तो ऐसे में पुलिस की भर्ती नहीं की जाएगी, किसी बाउंसर की भर्ती की जाएगी जो लोगों को सुधार सके मार पीट कर। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 21 सबको लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार देता है, सिर्फ ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं देता है बल्कि अच्छी क्वालिटी में ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है। जिस तरह से आप सुसाइड नहीं कर सकते हैं उस तरह से आप किसी को मार भी नहीं सकते हैं। दोनों ही कानून की नज़र में अपराध हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है या ऐसा रोज़ ही देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं और उसे सुबह से शाम तक बहुत मारते हैं, और जब मजिस्ट्रेट के सामने उसे ले जाया जाता है तभी भी पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने कुछ भी मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा पीटूंगा। जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है तो पुलिस वाले रास्ते में उसे डराते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं कि अगर तूने वहाँ पे जाकर कुछ बोला या अपनी ज़बान खोली तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, दोबारा तुझे यहीं आना है, तुझे इतना मारूंगा पीटूंगा कि तू बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। तो वो बेचारा इतना डर जाता है कि वो वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पाता है। जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है तो पुलिस वाले रास्ते में उसे डराते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं कि अगर तूने वहाँ पे जाकर कुछ बोला या अपनी ज़बान खोली तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, दोबारा तुझे यहीं आना है, तुझे इतना मारूंगा पीटूंगा कि तू बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। तो वो बेचारा इतना डर जाता है कि वो वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं पाता है। पुलिस वाले आपको मार पीट नहीं सकते हैं और ना ही आपके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी कर सकते हैं और ना ही आपके साथ अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। वो आपके साथ ऐसा किसी भी तरह का व्यवहार नहीं कर सकते जो अमानवीय हो या जो मानवता के विरुद्ध हो। ह्यूमन राइट्स भी इस पर काम करती है। डी.के. बासु का जजमेंट भी इसी पर आया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप इसे पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से समझिए। जब भी किसी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है तो एक होता है एफआईआर और एक होता है एनसीआर। तो जो एनसीआर के मामले होते हैं वो छोटे मोटे मामले होते हैं, वो पुलिस द्वारा ही निपटा दिए जाते हैं, पर फिर भी पुलिस वाले अपनी दादागिरी दिखाते हैं, वो अपना अलग से दिमाग लगाते हैं। तो देखिए सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं जो लोगों को परेशान किया जाता है। आए दिन ही देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस। दोस्तों अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है या आपने ऐसा होते हुए देखा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है या आपका कोई सगा संबंधी जेल में है या फिर आप कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की है। आप लोग ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। एफआईआर दर्ज करता है किसी के ऊपर तो मैक्सिमम मामलों पर पुलिस सीधा उनके घर पहुंच जाती है उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसके ऑफिस पहुंच जाती है उसको ढूंढने के लिए। पुलिस वाले उसको जगह जगह पर ढूंढते हैं, अगर वो मिल जाता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो उसको कभी कभी फ़ोन कर कर भी बुलाया जाता है। दोस्तों अगर पुलिस वाले आपको कॉल करते हैं तो आप समझ लीजिए कि पुलिस वाले आपको इतना तत्पर नहीं है अरेस्ट करने के लिए, ना ही वो इतना उतारू है आपको अरेस्ट करने के लिए। अगर उनको अरेस्ट करना होता है तो वो सीधा आपके घर भी पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले उसको जगह जगह पर ढूंढते हैं, अगर वो मिल जाता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो उसको कभी कभी फ़ोन कर कर भी बुलाया जाता है। पुलिस वाले आपको कॉल नहीं करेंगे अरेस्ट करने के लिए। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस वाले आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं, आपसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद आपको पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। वाले को किसी भी कीमत पर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। वो उनकी ड्यूटी होती है कि उन्होंने जिसको भी अरेस्ट कर रखा है उन्हें वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो आर्टिकल 22 है उसका वायलेशन होता है और साथ में आपका जो फंडामेंटल राइट है लाइफ एंड फ्रीडम का, वो भी पुलिस वाले आपसे छीन रहे हैं।
और सीआरपीसी का सेक्शन भी बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। जिस भी व्यक्ति को पुलिस वाले ने अरेस्ट किया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसे आसपास के किसी भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है। अब ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करते हैं कि सामने वाले को पुलिस वाले के पास भेजे या फिर जेल में भेजे, मतलब कि उसे पुलिस रिमांड में भेजे या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजे। अगर उसे पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है तो उसे 2 दिन, 4 दिन या फिर 7 दिन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है केस के ऊपर कि उसे कितने दिनों के लिए भेजा गया है। अब पुलिस के पास इसलिए नहीं भेजा गया है कि पुलिस वाले उसे बहुत मारेंगे, पीटेंगे, उससे सवाल जवाब पूछेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, उसको उल्टा लटका कर मारेंगे, उसे इतना मारेंगे, पीटेंगे कि उसके पैर हाथ तोड़ देंगे। उसे बर्फ़ की सिल्ली पर लेटाकर मारा जाता है, उसको नमक लगाकर मारा जाता है, उसे कभी लाठी से, कभी डंडों से या अलग अलग तरीक़ों से मारा जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पुलिस वाले आपसे पूछताछ करेंगे, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आपसे कैसे पूछताछ करेंगे, किस तरीके से करेंगे। वो उनका अधिकार होता है पूछताछ करने का, पर वो मारपीट नहीं सकते हैं आपको। पुलिस वाले आपसे अलग अलग तरीके से पूछताछ कर सकते हैं अपने केस को सॉल्व करने के लिए या अपने इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने के लिए। वो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए या केस को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मारना पीटना इसके अंदर नहीं आता है। कड़ी लगा कर रखना या बेड़ियाँ लगा कर रखना या बांध कर रखना, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं आती है। को एक जजमेंट बताती हूँ परमबीर सिंह सेना का, जो 2020 में आया था। जब आप पढ़ेंगे उसे तो उसमें कहा गया है कि जब आप पुलिस कस्टडी में जाते हैं तो उसके बाद क्या क्रूएल्टी होती है, मारपीट होती है, लोगों को सताया जाता है। इसलिए ये जजमेंट आया था। जजमेंट आया है कि सभी पुलिस स्टेशन में, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो या स्पेशलिस्ट स्टाफ हो या फिर वो नारकोटिक्स ही क्यों ना हो, सभी पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। कौन आया, कौन कौन गया, पुलिस वाले ने किसके साथ बदतमीजी की, किसके साथ मारपीट की, किसके साथ उन्होंने गाली गलौज किया, ये सब उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। उसमें रिकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि सुनने की व्यवस्था भी की जाएगी और नाइट वर्जन भी चालू किया जाएगा। ये सब कुछ इसलिए लाया गया था क्योंकि डीके वासु का जजमेंट आया था कि आप किसी के साथ उस तरह की हरकत नहीं कर सकते जो अमानवीयता हो या फिर वो मानवता के विरुद्ध हो। अगर पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने जाता है तो उसका बैच क्लियर होना चाहिए, उसे पूरे यूनिफॉर्म में होना चाहिए और वो जिसको अरेस्ट कर रहा है वो उसे ग्राउंड्स बताएगा कि किन किन ग्राउंड्स पे उसे अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस को मारने पीटने का अधिकार रिमांड में कहीं से नहीं मिलता है, ना ही उसे मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं कि आप इसे 2 या 3 दिन के लिए ले जाओ और इसे सही से मार पीट कर इससे सवाल जवाब पूछ कर ले आओ। आपको अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए इतना मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपने ही खिलाफ पुलिस वाले को सबूत दे दें। अगर आपसे पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने इसे मारा है तो आप बोल देते हैं कि हाँ मैंने इसे मारा, तो आपको एक बात याद रखना है कि आपकी जो पुलिस वाले के सामने स्टेटमेंट देते हैं वो वैलिड नहीं होता है। वैलिड होता है कोर्ट में। अगर यही मामला डिस्कवरी और रिकवरी में चला जाए तो ये स्टेटमेंट माना जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो का शॉर्ट में समझाती हूँ कि अगर पुलिस रिमांड होता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पुलिस रिमांड में लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है या बुरी तरीके से उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबको अपने अधिकार पता होने चाहिए। अगर आपको अपने बारे में कुछ भी, आपके फंडामेंटल राइट याद नहीं होंगे या फिर आपके जो आर्टिकल 21 के राइट है वो पता नहीं होंगे तो आपके साथ ऐसा किया जाएगा। अगर आप उनसे बोलेंगे कि मेरे पास ये अधिकार है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके साथ ऐसे नहीं करेगी। अगर जब तक आप अपने लिए सवाल नहीं करेंगे या अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपको जो पुलिस वाले होते हैं वो आपको दबाएंगे। इसलिए आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए और पुलिस रिमांड से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई रिश्तेदार जेल में बंद है या फिर आप कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है या आपको कोई कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही लीगल जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल द लॉयर स्पेस में स्वागत है। मैं एडवोकेट श्वेता झा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पति के घर में एक पत्नी को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं और कौन कौन से राइट मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पत्नी को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो इन अधिकारों का मिसयूज करती है तो वो इनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ पति को भी पत्नी के ये सारे अधिकार पता होने चाहिए। अगर उसे ये सारे अधिकार मिल रहे हैं तो उसके और उसके घर वालों की ड्यूटी बनती है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार ना हो। और पत्नी कौन कौन से केस या कौन कौन से राइट्स के लिए कानून का सहारा ले सकती है। दोस्तों, कई बार कानूनी जानकारी ना होने के कारण पति और पत्नी अपने ईगो के कारण और जो उनके छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनके कारण वो मैट्रिमोनियल केस में फंस जाते हैं और अपना जो गृहस्थ जीवन होता है वो बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हो वो आप तक पहुँच जाए। इनकेस आपको कोई भी लीगल समस्या हो या कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं या फिर जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब दोस्तों, अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि शादी के बाद पति के घर में पत्नी को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। सबसे पहला अधिकार है संपत्ति का अधिकार, यानी कि स्त्री धन। शादी के समय जो भी धन, गिफ्ट, ज्वेलरी या फिर जो गिफ्ट आर्टिकल्स या कैश या एक्सेट्रा जो भी दिया जाता है या फिर वो लड़की के माता पिता के द्वारा दिया जाता है या जो लड़के के माता पिता के द्वारा दिया जाता हो, अन्य व्यक्ति या रिश्तेदारों के द्वारा दिया गया हो। पत्नी को शादी के समय जो भी चीज़ या फिर जो भी धन या जो भी सामान दिया गया हो, शादी से पहले दिया गया हो या शादी के बाद दिया गया हो, तो वो पत्नी का स्त्री धन कहलाता है और उस पर केवल और केवल सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। चाहे वो पति हो या चाहे सास ससुर हो, किसी का भी पत्नी के स्त्री धन पर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर शादी के बाद पत्नी से उसका स्त्री धन ले लिया जाता है और अगर वो बाद में उसकी मांग करती है और ससुराल वाले अगर मना कर देते हैं, नहीं देते हैं, तो वो उनके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल कर सकती है। इनमें जो प्रॉपर्टी आती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। दोस्तों, दूसरा अधिकार है कि जैसा जीवन पति जी रहा है वैसा ही जीवन जीने का अधिकार पत्नी को भी है। देखिए, अगर पति अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है, वो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है, वो अच्छे कपड़े पहन रहा है और कहीं अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वैसे ही अधिकार पत्नी को भी है। वो भी अपने अच्छे कपड़े पहन सकती है, रेस्टोरेंट में खाना खा सकती है, लग्जरी लाइफ जीने का उसका भी अधिकार है। और अगर पति सादा जीवन जी रहा है, वो ज़्यादा कमाता नहीं है, तो यही पॉइंट पत्नी पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर पति सादा जीवन जी रहा है, वो ज़्यादा कमाता नहीं है, तो यही बात फिर पत्नी पर भी लागू होती है कि वो भी सिंपल लाइफ जिएगी, जैसा पति जी रहा है वैसे ही वो जिएगी। लेकिन लड़कियों की ज़्यादातर डिमांड होती है कि वो अच्छी लाइफ जिए, तो वो अपने पति को फोर्स नहीं कर सकती है कि मैं अच्छी लाइफ जियो या फिर तुम ज़्यादा कमाओ। ये सब गलत है। तो यहाँ पर यह अधिकार लागू होता है कि जैसा जीवन पति जी रहा है वैसे ही जीवन पति जिएगी। वो अपने पति को फोर्स नहीं कर सकती है कि तुम ज़्यादा कमाओ, मैं अच्छा लाइफ जीऊँगी। वो उसे फोर्स नहीं कर सकती है। दोस्तों, हमारा तीसरा अधिकार है राइट टू रेसिडेंस, मतलब ससुराल में रहने का अधिकार। देखिए, हमारे भारतीय समाज में ऐसा होता है कि लड़की की शादी होने के बाद वो अपना मायका छोड़कर ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है। ऐसे में कानून के द्वारा अधिकार दिया गया है पत्नी को कि वो ससुराल में रहने की मांग कर सकती है। अगर पति और पत्नी के बीच लड़ाई होता है तो फिर पति उसको अपने घर से निकाल देता है या फिर उसे घर में रहने के लिए मना करता है, तो ऐसे में पत्नी कानून का सहारा लेकर ससुराल में रह सकती है। चाहे वो मैट्रिमोनियल होम हो या उसके पति का घर हो या फिर उसके सास ससुर का घर हो या फिर चाहे वो किराए का ही घर क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार है। अब हम चौथे अधिकार की बात करते हैं, जो है डाइवोर्स यानी कि तलाक। पति द्वारा शादी के बाद पत्नी पर शारीरिक या मानसिक अत्याचार करना या फिर वो पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है या फिर वो अन्य किसी महिला के साथ गैर संबंध बनाता है, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी अपने पति से डाइवोर्स के लिए मांग कर सकती है। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत पत्नी को पति से तलाक लेने के लिए बहुत से ग्राउंड बताए गए हैं।
अब बात करते हैं 5वें अधिकार की, जो है बच्चे की कस्टडी का अधिकार। दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है और वो किसी कारण से एक साथ नहीं रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, तो ऐसे में पत्नी अपने बच्चे की कस्टडी की मांग कर सकती है। अगर वो अपने ससुराल छोड़कर जा रही है और बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो ऐसे में वो बिना किसी कानूनी कार्रवाई के बच्चे की कस्टडी ले सकती है और बच्चे को अपने साथ ले जा सकती है। अगर पति पत्नी के बीच डाइवोर्स चल रहा है, तो उस समय भी वो बच्चे की कस्टडी की मांग कर सकती है। देखिए, बच्चे की कस्टडी का जो राइट है वो माता पिता दोनों के पास होता है, लेकिन जो कोर्ट है वो देखती है कि जो बच्चे का फ्यूचर है वो किसके पास ज़्यादा बेटर होगा, तो उस हिसाब से कोर्ट बच्चे की कस्टडी देती है। अगर माता के पास अच्छा उसका लाइफस्टाइल होता है या वो सही कमा रही है, तो दोस्तों अब हमारा छठा अधिकार है अबॉर्शन करने का अधिकार। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत एक महिला को ये अधिकार है कि वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अपने मर्जी से ख़त्म कर सकती है। इसके लिए पत्नी को अपने पति की सहमति या फिर ससुराल वाले की सहमति की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में कानून का कहना है कि अगर प्रेगनेंसी को 24 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है तो अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता है। अगर उसके बाद भी कराना है तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही अबॉर्शन कराया जाता है, और अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है तभी कराया जाता है। 7वां अधिकार है पत्नी का पिता की संपत्ति पर अधिकार। देखिए, कहा गया है कि शादी के बाद भी एक बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के तहत कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर बेटी की शादी हो गई हो या शादी नहीं हुई हो, तो भी वो अपने पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार रखती है, लेकिन ये अधिकार तभी तक प्राप्त हो सकता है जब वो पिता के द्वारा कोई वसीयत नहीं बनाई गई हो। अगर उसमें वसीयत बनाई जाती है तो फिर प्रॉपर्टी का डिवीज़न उस वसीयत के हिसाब से होता है। 8वां अधिकार है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत अगर किसी भी महिला पर घरेलू हिंसा होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सहारा लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। घरेलू हिंसा जरूरी नहीं है कि वो पति के द्वारा ही किया जाए, वो सास ससुर ननद देवर के द्वारा भी किया जा सकता है, माता या भाई बहन के द्वारा भी किया जा सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत अगर किसी भी महिला पर घरेलू हिंसा होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का सहारा लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। घरेलू हिंसा जरूरी नहीं है कि वो पति के द्वारा ही किया जाए, वो सास ससुर ननद देवर के द्वारा भी किया जा सकता है, माता या भाई बहन के द्वारा भी किया जा सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि जो घरेलू हिंसा है वो लड़कियों के साथ ही होता है, ये लड़कों के साथ भी हो सकता है। तो अगर लड़कियों के साथ होता है तो वो ध्यान रखें कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है वो इसका सहारा ले सकती है। वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकती है, प्रोटेक्शन का ऑर्डर ले सकती है। इससे अगर किसी के साथ ससुराल में अगर अत्याचार होता है तो वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे, वो कंप्लेन कर सकती है और अपने राइट्स के बारे में जान सकती है। 9वां अधिकार है मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का अधिकार। शादी के बाद पति का अधिकार होता है कि वो पत्नी को मेंटेनेंस के लिए या फिर जो घर के खर्चे होते हैं उसके लिए पैसे दे, बच्चों को स्कूल फीस या फिर बच्चे का जो भी खर्चा होता है उसके लिए पैसे दे, और जो उसके सास ससुर होते हैं उसके भी जो खर्चे होते हैं वो देने होंगे। और सेक्शन 125 CRPC भी बोलता है कि जो अगर खर्चा नहीं देगा तो इस सेक्शन के तहत केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने राइट्स नहीं पता है तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है या कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ऐसी ही लीगल जानकारी पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।